गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी? तो अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो बेटा सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने पिछले लेक्चर तक 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को स्टडी कर लिया था। फर्स्ट वन रिलेटिव लॉबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकेंड वन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड थर्ड वन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इन तीनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हमने स्टडी कर लिया था। आज हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट बहुत ही बढ़िया टॉपिक है कि हम लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को एंट्रोपी कॉन्सेप्ट से स्टडी करेंगे। तो हम लोग टॉपिक को समझ जाएं, यानी कि हम लोग स्टडी करने वाले हैं डिस्कशन ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बाय एंट्रोपी कॉन्सेप्ट। तो हमें इस बात की अपन पे पहले से ही जानकारी होनी चाहिए कि जो बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास सॉल्यूशन का होता है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये बात हमारे पास जानकारी में होना चाहिए। और इस बात को हमने पिछली वाली जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी की है उसमें बता दिया था, जब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हमने स्टडी किया था, कि जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। और ये कैसे पता है? अगर किसी बच्चे को इसकी जानकारी नहीं है तो वीडियो भी देख सकते हैं वो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का। मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ कि जब भी हम किसी भी सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो उस केस में जो सॉल्यूशन फॉर्म होता है उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है और उसके कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। ये बात हमने ग्राफिकली भी समझाई थी वहाँ पे। तो यानी कि हमें पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये पता होनी चाहिए। बट यही चीज हम लोग बताने वाले हैं किससे? कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी से। यही चीज हम लोग समझाने वाले हैं कि एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट से हम ये समझाने वाले हैं कि अपन सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट से ज्यादा होता है। ये समझाने वाले बेटा तुम्हें। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट से ज्यादा होता है। इस चीज के लिए मैं यहां पर इस बात को पहले समझा देता हूं कि हमारे पास 3 अलग अलग कंपोनेंट हैं। एक हमारे पास है सॉल्वेंट, उसके अंदर एक अवेलेबल है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, और जैसे ही वो ऐड होगा बन जाएगा सॉल्यूशन। यानी कि हम लोग यहां पर देख सकते हैं 3 हमारे पास पार्ट हैं। ये हमारे पास सॉल्वेंट है, इसमें हमने ऐड कर दिया नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, और जैसे ही ऐड किया ये कन्वर्ट किस में हो गया? हमारा सॉल्यूशन। बिल्कुल सब लोग इस बात को समझ गए होंगे, सॉल्यूशन बन गया। अब इस बात को समझाना था कि अपन बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का सॉल्वेंट से ज्यादा होता है। किस कॉन्सेप्ट से? एंट्रोपी कॉन्सेप्ट से बेटा। एंट्रोपी कॉन्सेप्ट से समझना है कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट से ज्यादा होता है। तो मैंने जैसा भी बोला कि 3 अलग अलग कंपोनेंट हैं। एक प्योर सॉल्वेंट है, उसके अंदर हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया, एक सॉल्यूशन है। और जैसे ही इन दोनों को डाल देते हैं तो डालने के बाद इसकी भी वेपर बनेंगी, प्योर सॉल्वेंट की भी और इसकी भी। तो यहाँ जो वेपर बनेंगी, जब इनका वेपर प्रेशर, यहाँ पर वेपर्स हैं, ये हमारे पास वेपर्स हैं, और यहां भी वेपर्स बनेंगी। ठीक है, ये वेपर्स किसकी होंगी? सॉल्यूशन की। और यहां जो वेपर्स बनेंगी वो बनेंगी हमारे पास सॉल्वेंट की। यहां थोड़ी ज्यादा वेपर बनेंगी क्योंकि जो प्योर सॉल्वेंट होता है उसका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन से ज्यादा होता है। अब इसी चीज को बेटा हम लोग समझने जा रहे हैं कि इसका वेपर प्रेशर ज्यादा, इसका वेपर प्रेशर कम है, तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट अपन पे यहां पर इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ये तो हमें पता ही है कि जब भी हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालेंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। यही चीज हम लोग एंट्रोपी कॉन्सेप्ट से समझने जा रहे हैं। फिर मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूं कि एंट्रोपी कॉन्सेप्ट से पढ़ने जा रहे हैं कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट से ज्यादा होता है। तो इस चीज को समझने के लिए मेरे पास में एक ऐसा डायग्राम हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं जिस डायग्राम से हम समझ पाएंगे कि अपन यहां पर देखिएगा, डायग्राम देखिएगा जरा एक बार। यहां पर मैंने, यहां पर ध्यान देना है,
यहां पर मैंने सॉल्वेंट ले लिया बेटा, और इसके ऊपर मैंने ले लिया सॉल्यूशन, और इसके ऊपर ले लिया मैंने वेपर। थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं, वेपर्स। ठीक है, ये तो हमें प्रूफ करना है, इसको हटा देते हैं। ये वेपर्स है, और ये जो मैंने डायग्राम अभी ड्रॉ किया है, इसमें ये बात मैं तुम्हें समझा देता हूं कि सबसे ज्यादा जो एंट्रोपी होती है वो हमारे पास वेपर्स की होती है। तो इसलिए वेपर्स हमारे पास ऊपर है, सॉल्यूशन उसके नीचे है, और सॉल्वेंट सबसे नीचे है। इसका मतलब सबसे ऊपर हमारे पास वेपर्स है। क्लियर हो जाए, यानी कि वेपर सबसे ऊपर है, उसके नीचे सॉल्यूशन है, और उसके नीचे सॉल्वेंट है। बिल्कुल बेटा। तो अपन ये बोल सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है उसकी एंट्रोपी अपन ज्यादा होगी सॉल्वेंट से, और वेपर्स की सबसे ज्यादा होगी, यानी कि एंट्रोपी का इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। एंट्रोपी का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्यों है? क्योंकि वेपर की एंट्रोपी ऑलवेज सॉल्यूशन से ज्यादा होती है, और सॉल्यूशन की एंट्रोपी सॉल्वेंट से ज्यादा होती है। क्योंकि कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर ऐड करोगे तो अपन उस केस में जो सोल्यूट के पार्टिकल हैं वो भी सॉल्वेंट की एंट्रोपी को बढ़ा देंगे, या बोल सकते हो कि सॉल्यूशन की एंट्रोपी तो ऑलवेज प्योर सॉल्वेंट से ज्यादा ही होती है, क्योंकि रैंडमनेस तो बढ़ ही जाएगी। तो यहां देख सकते हो कि एंट्रोपी का इंक्रीजिंग ऑर्डर मैंने अरेंज किया है। वेपर्स की सबसे ज्यादा मैंने एंट्रोपी लिखी है, सॉल्यूशन की उससे कम, और सॉल्वेंट की सबसे कम। क्लियर हो जाए। अब तुम्हें यह बात पता है कि जब हम लोग ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऐसे अरेंज किए तो यहां पर जो एंट्रोपी चेंज आएगा, ये जो एंट्रोपी चेंज होगा ये होगा सॉल्यूशन टू वेपर्स, और ये अपन एंट्रोपी चेंज लिख दिया मैंने सॉल्यूशन टू वेपर्स। और ये एंट्रोपी चेंज मैंने लिख दिया बेटा, ये वाला एंट्रोपी चेंज मैंने यहां से लिख दिया है, देख सकते हो। ये एंट्रोपी चेंज लिख दिया मैंने डेल्टा एस सॉल्वेंट टू वेपर। मुझे लगता है कि जब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर एंट्रोपी का अपन बता रहे हैं तो ये बात हमें समझ में आ जानी चाहिए कि ये एंट्रोपी सबसे कम है, ये उससे ज्यादा, ये उससे ज्यादा है, तो ये डिफरेंस कम होगा और ये डिफरेंस ज्यादा होगा। ऐसे समझ लो। मान लिया, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देकर समझा देता हूं कि यहां पर एंट्रोपी मैंने 100 ले ली, ये वैल्यू 100 ले ली, ये वैल्यू मैंने 50 ले ली, और ये वैल्यू मैंने यहां पर 30 ले ली। तो ये डिफरेंस कितना आएगा? ये डिफरेंस आएगा मेरे पास यहां पर अप्रोक्स 70, और ये डिफरेंस मेरे पास आएगा यहां पे 50। क्लियर हो जाए। यहां पे डिफरेंस कितना आएगा? अप्रोक्स मेरे पास 50 आएगा, और यहां पे डिफरेंस कितना आएगा मेरे पास? अप्रोक्स आएगा हमारे पास में 100 माइनस 30 यानी कि 70। तो ये कह सकता हूं क्या मैं कि एंट्रोपी जो सॉल्यूशन टू वेपर्स है और सॉल्वेंट टू वेपर्स है, ये सॉल्वेंट टू वेपर्स वाली एंट्रोपी चेंज सॉल्यूशन टू वेपर वाली जो एंट्रोपी चेंज है उससे ज्यादा होगी। तो मैं यहां लिख देता हूं एंट्रोपी चेंज फॉर सॉल्वेंट टू वेपर इज ग्रेटर देन एंट्रोपी चेंज सॉल्यूशन टू वेपर। बिल्कुल बेटा, यह बात मेरे डायग्राम से समझ में आ गई कि सबसे ज्यादा एंट्रोपी वेपर्स की होती है, उससे कम सॉल्यूशन की होती है, और उससे कम सॉल्वेंट की होती है। इसका मतलब जब सॉल्वेंट के पार्टिकल वेपर में जाएंगे तो एंट्रोपी चेंज ज्यादा आएगा, और जब सॉल्यूशन के पार्टिकल अपन वेपर में जाएंगे तो एंट्रोपी चेंज कम आएगा। तो मैंने ये बात रिप्रेजेंट की है, आप देख सकते हो वहां पर। अब फोर हम जानते हैं व्हेन फेज ट्रांजिशन टेक्स प्लेस, फेज ट्रांजिशन, इन फेज ट्रांजिशन एंट्रोपी चेंज फॉर वेपर्स, वेपर्स ही हुआ है क्योंकि फेज ट्रांजिशन हो रहा है लिक्विड टू वेपर्स, और जो सॉल्यूशन है हमारे पास सॉल्वेंट टू वेपर्स और सॉल्यूशन टू वेपर्स, दैट विल बी डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ओवर टेम्परेचर, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। और ये मैंने किसका लिखा? डेल्टा सॉल्वेंट, सॉरी ये हो गया सॉल्वेंट का। ठीक है, और मैं ऐसे ही लिख सकता हूं डेल्टा एस ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन, ये हो गया, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पॉइंट हमारे पास आ रहा है कि डेल्टा एच सर सेम है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल सेम है। क्योंकि अगर तुमने किसी भी सॉल्वेंट में सोल्यूट को ऐड करा और सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो उस सोल्यूट को ऐड करने पर सॉल्यूशन की एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग आइडियल सॉल्यूशन एज्यूम करते हैं। और तुम्हें पता है कि आइडियल सॉल्यूशन में जो डेल्टा एच होता है वो मिक्सिंग का 0 होता है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं, यहां पर बेटा मैं डायग्राम हटा रहा हूं, अब जगह कम है,
तो अपन ये पूरी बात मैं लिखने के बाद यहाँ पर ध्यान देंगे, हमने पूरी बात लिख दी है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, डेल्टा एच सोलवेंट इज इक्वल टू डेल्टा एच सॉल्यूशन, यानी कि ये वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर और यहाँ पर बराबर रहने वाली है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो हमारे पास है यहाँ पर वो अपन पे बराबर रहने वाली है दोनों केस में। सोलवेंट अगर वेपर्स में जाएगा तो भी हमारे पास उतनी रहेगी, और सॉल्यूशन हमारे पास में अगर वेपर में जाएगा तो भी इतनी रहेगी। इसका रीजन है बिकॉज डेल्टा एच मिक्सिंग इज जीरो इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। आइडियली तो है ये, हमने सोल्यूट को अगर ऐड करा और सोल्यूट अपन ऐड करने के बाद में सॉल्वेंट में, तो उसे हमने आइडियली एज्यूम कर रखा है, तो इसका मतलब एंथैल्पी कोई भी चेंज नहीं होगी, इसलिए ये डेल्टा एच और ये डेल्टा एच सेम रहने वाला है बेटा। तो क्या हम बोल सकते हैं कि अगर ये सेम है तो इसका मतलब ये हुआ, ध्यान देना कि ये सोलवेंट वाली एंट्रोपी तो ज़्यादा थी, सोलवेंट वाली एंट्रोपी ज़्यादा थी सॉल्यूशन वाले से, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं अगेन डेल्टा एस सोलवेंट इज ग्रेटर देन डेल्टा एस सॉल्यूशन। हम ये लिख सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादा थी, ये वैल्यू ज़्यादा थी, ध्यान रखना, ये ज़्यादा है, मोर है, ये लेस है, ध्यान रखना है ये बात। ये मोर है, क्यों है मोर पता है ना, अभी बताया था मैंने, ये रही हमारे पास सॉल्वेंट से वेपर में और ये सॉल्यूशन से वेपर में, ठीक है ना। ये सॉल्वेंट वेपर है, यहाँ पे वेपर लिख ही सकते हो, और ये सॉल्यूशन वेपर है, तो जरा अपन और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। और सॉल्वेंट वेपर वाली जो एंट्रोपी है वो हमारे पास सॉल्यूशन वेपर वाले से ज़्यादा है बेटा। तो बस आ चुका हमारा आंसर, ध्यान देना हमारा आंसर आने वाला है। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा एच वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन डेल्टा एच ओवर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या कह सकता हूं मैं कि ये चीज तभी इनक्लूटी होल्ड करेगी, तो अपन को समझ में आ गया होगा, इनक्लूटी विल होल्ड ओनली व्हेन डेल्टा एच तो सेम है, तो ये तभी अपन पे ग्रेटर हो सकता है जब ये वैल्यू इससे कम हो, ये वैल्यू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज लेस देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इट इम्प्लाई दैट, लिख सकते हैं, इफ डेल्टा एच इज सेम देन inequality will hold only when boiling point of solvent is less than boiling point of solvent is less than boiling point of solution। यही हमें प्रूव करना था, तो हमें समझ में पूरा आ गया होगा। एंट्रोपी कॉन्सेप्ट हमने ये समझा है कि डेल्टा सेम था, ध्यान देंगे ये चीज़ सेम थी, ये बात मैंने पहले बता दी। जब ये सेम है इसका मतलब सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन से ये इनक्वलिटी तभी होल्ड करेगी जब ये सेम है, ये चीज़ इससे कम हो, तभी तो ये ज़्यादा होगा। ऊपर वाली चीज़ अगर क्वांटिटी हमारे पास में सेम है, अगर हमारे पास में ये न्यूमरेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर जिसका अपन पे यानी कि कम होगा वही वैल्यू ज़्यादा होगी, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो अपन समझ में आ जाएगा, यानी कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज सॉल्वेंट से ज़्यादा होता है। तो यही पॉइंट था हमारे पास में, इस बात को लिख सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो हम लोग इसी वाले लेक्चर में इतना ही रखेंगे, अगले वाले लेक्चर में फिर हम लोग इसी तरह की एक प्रॉपर्टी और लेंगे, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट, वो भी हम लोग इसी एंट्रोपी कॉन्सेप्ट से समझेंगे, वो अगले वीडियो में समझेंगे हम लोग। थैंक यू बेटा, हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं आप लोग चीज़ों को। ओके माय डियर।